तो हेलो फ्रेंड्स, अभी हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि जो दर्पण है वो क्या होता है, दर्पण के क्या उपयोग होते हैं, दर्पण से जो प्रतिबिंब है कैसे बनते हैं, दर्पण के क्या नियम होते हैं जिनकी सहायता से प्रतिबिंब को समझा जाता है। तो उन सभी को हम देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दर्पण की जो परिभाषा है वो क्या होती है। दर्पण की परिभाषा के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अब कि दर्पण दर्पण क्या होता है। दर्पण एक ऐसी परावर्तक सतह है जिसके ऊपर रजत की पॉलिश और रेड ऑक्साइड का लेप किया जाता है, उसे ही हम दर्पण कहते हैं। तो दर्पण क्या है, तो अब हम उसकी परिभाषा लिखते हैं कि दर्पण क्या है। दर्पण एक ऐसी परावर्तक सतह है। दर्पण एक ऐसी परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह है जिसके ऊपर रजत पॉलिश जिसके ऊपर रजत पॉलिश और रेड ऑक्साइड रेड ऑक्साइड का लेप किया जाता है। तो दर्पण क्या हो गया। दर्पण एक ऐसी परावर्तक सतह है जिसके ऊपर रजत की पॉलिश की जाती है और रेड ऑक्साइड का लेप किया जाता है। सुरक्षा के लिए रेड ऑक्साइड का लेप किया जाता है। तो अब हम ये देखते हैं कि दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली दर्पण के 3 प्रकार होते हैं। यहाँ पर पहला जो दर्पण का प्रकार है वो होता है समतल दर्पण। तो पहला प्रकार कौन सा हो गया। पहला प्रकार हो गया समतल दर्पण। दूसरा जो प्रकार है वो हो गया गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण इनको गोलीय दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी ना किसी गोले के भाग होते हैं। क्योंकि जैसे मान लो ये गोला है और इसको हम ऐसे काट देते हैं तो ये किसी ना किसी गोले का, तो ये एक गोलीय दर्पण है। तो ये इस गोले का भाग है, तो इसलिए इनको गोलीय दर्पण कहा जाता है। जो समतल दर्पण है वो जनरली हमारे घरों में यूज में लिया जाता है, यानी घर पे जो हम देखने के लिए काम में लेते हैं वो समतल दर्पण ही होता है। तो देखिए, और जो तीसरा जो प्रकार है वो प्रकार है परवलयकार दर्पण। तीसरा जो प्रकार है परवलयकार दर्पण। परवलयकार दर्पण तो तीसरा जो प्रकार है वो कौन सा है, परवलयकार दर्पण। और यहाँ पर जो एग्जाम में जो कंपटीशन के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है गोलीय दर्पण। इसमें से जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज हम इस टॉपिक को ही कवर करने वाले हैं कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं, और इसके भी यदि हम प्रकार देखें तो गोलीय दर्पण के भी कितने प्रकार होते हैं उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। और आप इनको रटने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि यदि आप इनको रटते हो तो फिर आप एग्जाम में क्वेश्चन इनका अटेंड नहीं कर पाओगे। और यदि आप इनको समझोगे तो ही आप क्वेश्चन को अटेंड कर पाओगे। तो आप इनको समझिए। तो गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है उत्तल दर्पण। एक तो हो गया उत्तल दर्पण। और दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण अवतल दर्पण तो इसके 2 प्रकार होते हैं गोलीय दर्पण के। एक तो उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। तो अब हम इनको आगे पढ़ने वाले हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है। लेकिन उससे पहले आप इनको एक बार लिख लीजिए जिससे कि हम नेक्स्ट पेज पे हम चल सकें। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो अवतल दर्पण है वो किसे कहते हैं। तो अवतल दर्पण की हम बात करने जा रहे हैं। अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण जैसे मान लेते हैं ये कोई गोलीय भाग है। अब इसमें क्या है और इसमें क्या है, यानी ऐसे बाहर की तरफ तो इसमें कर दी पॉलिश, और ये जो भाग है ये अंदर वाला जो भाग है ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये एक परावर्तक सतह का काम करता है। तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। यानी देखिए, तो ये तो क्या हो गई, ये तो बाहर वाली सतह, और इसमें ये अंदर वाली सतह है। जो अंदर वाली सतह है ये है, और ये किसका काम करती है, परावर्तक जो सतह है इसका काम ये वाली सतह करती है। ये हो जाएगी परावर्तक सतह वाली। और ये बाहर वाली जो सतह है ये वह जिसके ऊपर पॉलिश की गई है। यानी बाहर वाली सतह के ऊपर तो ऐसे पॉलिश की गई है, और अंदर वाली सतह परावर्तक सतह का काम करती है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि यही क्या है, कोई गोलीय भाग है। यानी ये किसी गोले का बिल्कुल गोल भाग है, और इसमें अंदर की तरफ तो कर दी जाती है पॉलिश। यानी इस साइड में तो क्या कर दी, इस साइड में तो कर दी इसके पॉलिश, इसमें तो कर दी इसके पॉलिश। और बाहर वाली जो सतह है ये काम कर रही है परावर्तक सतह।
ये काम कर रही है परावर्तक सतह का, यानी उसके ऊपर पॉलिश की जाती है, तो ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आप इनको लिख लीजिए। हमारा टॉपिक क्या है? गोलीय दर्पण से संबंधित शब्दावली। गोलीय दर्पण से संबंधित शब्दावली, इसका क्या मतलब है कि जब हम गोलीय दर्पण को समझेंगे तो बहुत सारी ऐसी शब्दावली है जो हमारे को आनी चाहिए, नहीं तो फिर हम आगे टॉपिक को सही ढंग से समझ नहीं पाएंगे। पहला क्या है, यानी द्वारक हम लेते हैं। अब देखिए द्वारक होता क्या है। जैसे मान लेते हैं ये हमने एक दर्पण ले लिया और इस दर्पण में हमने क्या किया, यानी ये कोई गोलीय दर्पण है। अब गोलीय दर्पण में यदि हम इसके अंदर की तरफ हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, और बाहर वाली जो सतह है ये परावर्तक पृष्ठ का काम करती है, यानी ये परावर्तक सतह काम कर रही है। तो इसमें ये जो पूरा भाग है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हमने नाम दे दिया एम, और इस ये जो सेंटर पॉइंट है इसका नाम दे दिया हमने ओ, और यहाँ पर हमने नाम दे दिया एन। तो यहाँ पर जो द्वारक है वो क्या हो जाएगा, एम ओ एन, इसका द्वारक हो जाएगा। ये तो बात हो गई किसकी, उत्तल की। ये तो उत्तल दर्पण की बात हो गई कि उत्तल दर्पण में हमने द्वारक किसको कहा। अब हम देखते हैं कि अवतल दर्पण में, जैसे कि मान लेते हैं ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि बाहर की तरफ तो होती है पॉलिश, और अंदर वाली सतह परावर्तक का काम करती है। परावर्तक सतह अंदर वाली है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, जैसे ये इसका ध्रुव हो जाएगा, अभी हम पढ़ेंगे। एम हो गया, यहाँ पर हमने नाम दे दिया एन, और ये हो गया एन। तो यहाँ पर जो द्वारक है वो कौन सा हो जाएगा, एम ओ एन ही क्या हो जाएगा, इसका द्वारक हो जाएगा। तो इसका मतलब इससे हमारी को परिभाषा क्या समझ में आ गई, यानी किसी गोलीय दर्पण की जो परावर्तक सतह है उसे ही हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। तो यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या हो जाएगी कि गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह, गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह, दर्पण की परावर्तक जो सतह है उसे हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। अब देखिए तो दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, जो दूसरी जो शब्दावली है वो हम देखते हैं। ध्रुव किसे कहते हैं, ध्रुव क्या होता है, जैसे पहले हम समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये उत्तल दर्पण है, यानी उत्तल दर्पण जिसमें बाहर की तरफ बाहर वाली सतह परावर्तक पृष्ठ का काम करती है, और ये क्या है, इसका सेंटर पॉइंट है। तो ये जो सेंटर पॉइंट है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम ध्रुव कहते हैं, इसी को हम ध्रुव कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ की बात करें तो इसमें क्या है, बाहर तो कर दी पॉलिश और अंदर की तरफ क्या रहती है, परावर्तक पृष्ठ का काम करती है। तो इसका ये वाला जो पॉइंट है, इसका ये जो पॉइंट है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ध्रुव कहते हैं। तो ये तो हो गया अवतल के लिए, ये तो हमने समझा कि अवतल में ध्रुव किसे कहते हैं, और ये हो जाएगा कि उत्तल में ध्रुव किसे कहते हैं। तो ये हमने समझ लिया। तो इसका मतलब यदि हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा कि परावर्तक पृष्ठ का केंद्र। तो ध्रुव की यदि हम परिभाषा लिखना चाहें तो क्या हो जाएगी, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि परावर्तक पृष्ठ का केंद्र, इसकी परिभाषा हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा कि परावर्तक पृष्ठ का केंद्र, परावर्तक सतह का केंद्र या पृष्ठ का केंद्र, का केंद्र ही क्या कहलाता है, का केंद्र ही ध्रुव कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर ये परावर्तक पृष्ठ थी और इसका जो केंद्र है वही क्या हो गया, ध्रुव हो गया। अब आप इसको लिख लीजिए, हम आगे की शब्दावली फिर देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड कि तीसरी जो शब्दावली है वो क्या है, वक्रता केंद्र। तो कौन सी हो गई, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या होता है, अंदर की तरफ तो परावर्तक पृष्ठ का काम करती है और बाहर की तरफ पॉलिश रहती है। ये कौन सा है, अवतल, ये अवतल है। और उत्तल लेते हैं तो उत्तल में क्या होता है, अंदर की तरफ पॉलिश होती है, और ये हो गया उत्तल। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये कोई गोला है और इसको बना दिया होगा तो ये इसका सेंटर रहा होगा। तो इस गोले का जो सेंटर होता है, इसका जो सेंटर होता है, जैसे इसका सेंटर यहाँ है उसका सेंटर यहाँ, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसको हम जनरली सी के नाम से लिखते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इसको कर्वेचर के नाम से कहते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसलिए उसका सी लिया गया है। तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो ये होता है वक्रता केंद्र। अब इसका हम यदि हम बात करें तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसका जो केंद्र है उसी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, जिस गोले का भाग है, जिस गोले का भाग है उसका केंद्र, तो उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। यदि हम वक्रता केंद्र की परिभाषा देखिए तो क्योंकि ये परावर्तक पृष्ठ हो गई और यानी ये गोलीय भाग हो गया, इसका जो केंद्र ये पूरा गोला हो गया, तो इसका केंद्र यह है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं।
अब दूसरी शब्दावली हम देखते हैं। दूसरी शब्दावली में हमारी आती है मुख्य एक्स। है पहले हम एक बार इसको समझ लेते हैं कि जैसे ये कौन सा है, ये अवतल ले लेते हैं, यानी ये दर्पण हो गया अवतल, और ये वाला कौन सा हो गया, ये वाला हो गया उत्तल, यानी ये तो हो गया उत्तल। मैं दर्पण नहीं लिख रहा हूं तो आप समझ लीजिएगा जिससे कि टाइम का नुकसान नहीं हो, और ये है अवतल। तो यहाँ पर कि क्या है कि ये पूरा, ये इसका जो सी है वो कहाँ पर रहेगा, यानी इसका जो वक्रता केंद्र है, जो जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, यानी इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर है और इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर है, और इसका जो ध्रुव है वो यहाँ पर है और इसका ध्रुव यहाँ पर है। तो इन दोनों को मिला रही है ये वाली लाइन, तो इन दोनों को जो मिलाने वाली लाइन है उसे ही हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसका मतलब क्या परिभाषा हो गई कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो लाइन है उसे ही हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली लाइन ही। तो इसका मतलब यदि हम बिल्कुल शॉर्ट में परिभाषा लिखें, जैसे कुछ गोलीय दर्पण की बात चल रही है, अंडरस्टूड है ये, तो इसका मतलब क्या है कि गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा, क्योंकि ये क्या कर रही है, इसको मिला रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, तो इसको ये लाइन मिला रही है, तो इसको हमने क्या कहा, तो इसको हमने कहा मुख्य अक्ष। तो ये हो गया मुख्य अक्ष हो गया। तो अब देखिए इसके आगे की शब्दावली क्या है, वक्रता त्रिज्या है, वो क्या है, वो इसी से संबंधित है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पर, जैसे ये ध्रुव है और ये क्या है वक्रता केंद्र, इन दोनों के बीच की दूरी उसको हम क्या कहते हैं, यानी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला, ध्रुव के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो हम इसको लिख लेते हैं या फिर इसको समझ भी लें, जैसे कि ये उत्तल दर्पण और ये उत्तल है, यानी यहाँ पर तो क्या है, ये वक्रता केंद्र, ये ध्रुव है और ये क्या है वक्रता केंद्र, तो इन दोनों को मिलाने वाली ये जो लाइन है, ये जो दूरी है, उसी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये तो हो गया उत्तल में, ये किसमें हो गया, उत्तल में। और यदि हम अवतल की बात करें तो जैसे ये अंदर की बाहर की तरफ पॉलिश कर दी, और तो ये इसका किधर होगा, इसका भी इधर ही होगा, तो इन दोनों के ये ऐसे बना होगा, तो ये जो दूरी है, इसी दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और ये किसके लिए हो गया, अवतल दर्पण के लिए, ये अवतल के लिए हो गया। तो यदि हम लिखना चाहें तो क्या हम यहाँ पर लिख देंगे कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, तो क्या परिभाषा हो जाएगी इसकी, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है। अब देखिए इसमें अगली शब्दावली, आप इसको लिख लीजिए, फिर हम अगला पेज लेते हैं। अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो क्या है, मुख्य फोकस है। तो मुख्य फोकस यानी अगली जो शब्दावली है वो क्या है, मुख्य फोकस। ये क्या होती है, अब देखिए पहले हम इसको समझते हैं, फिर हम इसकी परिभाषा के बारे में डिस्कस करते हैं। यानी जैसे कि मान लेते हैं ये दर्पण है, और ये कौन सा दर्पण है, ये हम मान लेते हैं उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण है जिसमें बाहर की सतह परावर्तक पृष्ठ का काम करती है, वो तो होता है उत्तल, और जिसमें अंदर की सतह काम करती है वो कौन सा होता है, अवतल। ये कौन सा हो गया, ये हो गया अवतल हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि मान लेते हैं इधर से ये क्या आती है, यानी इधर से ये आती है, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष हो गया। और ये क्या करती है, जैसे ही इससे टकराती है वो प्रकाश किरण आती है, और जैसे इससे टकराती है वो ऐसे होकर चली जाती है। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि ये सभी इधर से आती हुई हमारे को दिखाई देती है, तो ये सभी कहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर मिलती है। तो इसमें भी क्या होता है कि ऐसे वो टकराती है। यदि हम अवतल की भी बात करें तो इधर से जैसे कोई प्रकाश किरण आ रही है और टकराने के बाद में वो ऐसे चली जाती है, इधर से भी आ रही है और वो टकराने के बाद में ऐसे होकर जा रही है। तो टकराने के बाद में सभी एक फिक्स बिंदु से, एक मुख्य बिंदु से होकर जाती है, बस उसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। और इसको हम जनरली एफ के नाम से लिखते हैं। तो यानी परावर्तन होने के बाद में सभी किरणें जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे ही हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो इसका मतलब यदि हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो क्या परिभाषा हो जाएगी कि परावर्तित किरणें जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे ही मुख्य फोकस कहते हैं। तो इसका मतलब परावर्तित किरणें, तो यदि हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें कि परावर्तित किरणें जिस बिंदु से होकर गुजरती है, जिस बिंदु से होकर गुजरती है, जिस बिंदु से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है, गुजरती है, उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं।
अब आप यहाँ पर और भी परिभाषा लिख सकते हो कि जैसे कि मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई किरणें आती है तो परावर्तित होने के बाद में जिस बिंदु से जा रही होती है या फिर जाती हुई हमारे को प्रतीत होती है उसे भी हम मुख्य फोकस कहते हैं। लेकिन वो थोड़ी ज्यादा बड़ी परिभाषा हो जाएगी, लेकिन हमने तो बिल्कुल शॉर्ट में देख लिया है कि परावर्तित किरणें जिस बिंदु से होकर गुजरती है, क्योंकि परावर्तित किरणें बात वही हो गई कि परावर्तन के बाद में जिस बिंदु से होकर जा रही है। अब हमारे क्या करना है कि गोलीय दर्पण से संबंधित हमारे को जो नियम है वो हमारे को समझना पड़ेगा। जब तक हम उन नियम को नहीं समझेंगे तब तक हमारे को आगे जो प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, छोटा बनेगा बड़ा बनेगा, वो हमारे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले उन नियम को हम देखते हैं। तो देखिए आप, तो क्या टॉपिक है कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब बनने के नियम, तो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं। और सबसे पहला जो बिंदु है वो क्या है, तो पहले हम इसको समझते हैं कि क्या है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये अवतल दर्पण है और ये कौन सा है, ये उत्तल दर्पण है। तो ये अवतल दर्पण होगा तो इसमें क्या होगा, बाहर की तरफ तो होगी पॉलिश, और ये उत्तल है तो इसमें अंदर की तरफ पॉलिश होगी। तो ये तो हो जाए, ये तो हो गया उत्तल, और ये कौन सा हो गया, ये हो गया अवतल। ये वाला अवतल हो गया है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही कोई प्रकाश की किरण आती है, ये मुख्य अक्ष हो गया, और जैसे ही कोई प्रकाश की किरण आती है ऐसे समांतर आ रही है, और जैसे इसका फोकस ऐसे होकर आ जाती है तो ये सभी ऐसे इस फोकस बिंदु से होकर जाती है। और भी कोई किरणें आएगी ऐसे तो वो इससे टकराने के बाद में इससे होकर जाएगी। ऐसा का ऐसा ही उत्तल में भी होता है। जैसे कि ये इधर से जा रही है तो ये जा रही है और ये इधर चली जाती है। तो लेकिन क्या होता है कि वो इधर जाती हुई प्रतीत होती है। भाई जरूरी नहीं कि वो मुख्य फोकस से होकर जाए, ऐसा भी हो सकता है कि वो मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत हमारे को हो। उत्तल दर्पण में ऐसा ही होता है कि जाती नहीं है, सिर्फ हमारे को प्रतीत ही होता है। तो ये थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। तो अब इसमें हम देखते हैं, तो इधर से हमने देखा तो इधर से भी यदि कोई किरण जाती है तो वो भी इससे टकराने के बाद में क्या होती है, इधर जाती हुई प्रतीत होती है। ये बाहर की तरफ ऐसे जा रही है। जहां पर भी मैं ऐसे सॉलिड लाइन बनाऊं, ठोस लाइन बनाऊं, तो इसका मतलब आपको समझना है कि वो जा रही है। और यदि कभी मैं डैश लाइन बनाऊं तो इसका मतलब, या फिर कभी डायग्राम में भी बना हुआ रहता है तो इसका मतलब ये रहता है कि वो वास्तव में ऐसा प्रतीत होती है, यानी वास्तव में ही जा रही है। अब यहाँ पर तो ये इसका पहला नियम हो गया, यानी यदि मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो पहला क्या हो गया कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर आती है, यदि मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर, तो इसका मतलब हम कहते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, आने वाली किरण परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है। ये हो गया। तो ये इसका पहला नियम हो गया कि यदि कोई भी किरण आ रही है तो यदि वो समांतर आती है तो वो कहाँ पर, यानी मुख्य फोकस से ऊपर जाती है। जैसे ये समांतर आ रही है तो मुख्य फोकस से ऊपर जाएगी, जैसे ये समांतर जा रही है तो मुख्य फोकस से ऊपर जाएगी। तो जो भी समांतर आती है मुख्य अक्ष के, वो मुख्य फोकस से होकर जाती है। अब देखिए इसमें, तो आप इसको लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो देखिए हमने जो पहला नियम पढ़ा, अब हम दूसरा नियम पढ़ने जा रहे हैं। तो दूसरा नियम क्या है, पहले नियम में तो हमने ये देखा था कि यदि कोई मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है, जो भी मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। दूसरा नियम ये कहता है कि यदि कोई मुख्य फोकस से होकर आती है तो परावर्तन के बाद में वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो कैसे, देखिए पहले हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। यानी जैसे कि ये दर्पण ले लिया हमने, ये कौन सा दर्पण ले लिया, ये दर्पण ले लिया जैसे कि हमने उत्तल दर्पण, ये दर्पण ले लिया हमने उत्तल दर्पण, और ये हमने दर्पण ले लिया अवतल दर्पण, यानी ये दर्पण ले लिया हमने अवतल दर्पण। तो इसमें क्या होता है कि वो परावर्तन के बाद में यदि वो क्या करती है, मुख्य फोकस से होकर आती है, यानी ऐसे होकर, जैसे ये हो गया मुख्य अक्ष, इसका मुख्य अक्ष हो गया। तो इसमें देखिए अब ये तो हो गया अवतल दर्पण और ये हो गया उत्तल दर्पण। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने ये देखा कि दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि वो क्या करता है, मुख्य फोकस से आती है, तो इसमें तो फोकस तो रहेगा इधर, तो इसमें तो मुख्य फोकस से तो ऐसे कैसे आ सकती है। तो यहाँ पर इसका फोकस हो गया और ये इसका सी हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो इधर से फोकस से होकर तो कैसे जा सकती है, तो वो क्या करती है, इधर से जाती हुई हमारे को दिखाई देती है, यानी प्रतीत होती है। तो इसका मतलब यदि कोई लाइन ऐसे आती है तो वो क्या करती है, यानी इधर से ये ऐसे डेडेशन कर देते हैं और वो ऐसे आती हुई हमने बता दिया, और जैसे ही यहाँ से वो टकराएगी तो अब क्या चली जाएगी, अब वो बिल्कुल समांतर चली जाएगी। ये लाइन बिल्कुल सीधे जा रही है, थोड़ा आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सीधी लाइन है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये बिल्कुल फोकस से आ रही है, यानी ये लाइन जैसे मान लो ऐसे फोकस से आ रही है, तो वो क्या करती है, परावर्तन होने के बाद में ऐसे बिल्कुल ऐसे समांतर हो जाती है, यानी थोड़ा सिग्नल से बन नहीं रही है।
तो थोड़ा ऐसे बिल्कुल समांतर हो जाती है। इसमें जैसे ऐसे समांतर हो जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आती है तो परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो हम इसको लिख लेते हैं कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आती है आती है तो परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब देखिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बिल्कुल तीसरा बिंदु देखिए। तीसरा बिंदु क्या है? तीसरा बिंदु ये कहता है कि जो वक्रता केंद्र से आती है, यानी वक्रता केंद्र से यदि कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण के ऊपर गिरती है तो वापस उसी पथ में वो वापस चली जाती है, यानी उसी पथ में वो परावर्तित हो जाती है। तो क्या है कि जैसे मान लेते हैं, ये दर्पण मान लेते हैं और ये तो हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया उत्तल, किसी में लिखना भूल जाऊं तो आप समझ लिया करो। और ये हो गया अवतल, ये अवतल हो गया। तो इसमें क्या है कि प्रकाश की किरण आ रही है, यानी ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष हो गया। तो इसमें क्या है कि प्रकाश की किरण यदि वक्रता केंद्र से आती है तो इसका नियम क्या हो जाएगा कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है तो परावर्तन के बाद में उसी पथ से वापस चली जाती है। तो क्या हो जाएगी? तो यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है तो परावर्तन के बाद उसी पथ से चली जाती है। तो ये हो गया। अब आप इसको एक बार लिख लीजिए, फिर अगला जो नियम है वो हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड, अब इसका जो 4th नंबर का जो नियम है वो क्या कहता है? इसमें यह है कि जैसे ये पहले हम दर्पण बना लेते हैं, जैसे ये दर्पण ले लिया हमने, ये हो गया उत्तल और ये हो गया अवतल। इसमें ये अवतल हो गया, हम लिख भी लेते हैं कि ये उत्तल दर्पण है और ये वाला कौन सा है? ये दर्पण है उत्तल दर्पण। ठीक है, ऊपर लिख दिया मैंने जिससे कि थोड़ा स्पेस मिल जाए हमारे को। तो यहाँ पर ये क्या है? उत्तल दर्पण और ये क्या है? अवतल दर्पण। इसमें क्या है कि जैसे ये इसका मुख्य अक्ष है और यदि यहाँ पर ऐसे यदि कोई प्रकाश किरण आ रही है तो बिल्कुल ऐसे वो चली जाती है। तो ये इसका जो कोण होगा, यानी आई कोण होता है, और ये कौन सा कोण होता है? आर, यानी जो आपतित कोण और ये कौन सा है? परावर्तित कोण, दोनों बराबर हो जाते हैं। और इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही है तो परावर्तन के बाद में ऐसे चली जाती है। तो यहाँ पर ये कौन सा कोण हो गया? ये कोण हो गया आपतन कोण, और ये कौन सा कोण हो गया? परावर्तन कोण। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही पीछे भी हमने सभी जो पढ़े हैं उनमें क्या है, यानी जो अभिलंब ये जैसे 90 डिग्री कोण बना रहा है और जो आपतित किरण है उनके बीच के कोण को आपतित कोण के नाम से जानते हैं, जिसको हम आई के नाम से लिखते हैं। और यहाँ पर ये जो है ये आर है, जिसको हम परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं और इसको हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं। तो उसका फर्स्ट वर्ड यहाँ पर ले लिया गया है। तो गोलीय दर्पण क्या करते हैं? जो परावर्तन के जो नियम है उन सभी नियमों का पालन करते हैं। ऐसा नहीं है कि गोलीय दर्पण है वो परावर्तन के नियम का पालन नहीं करते हैं। कई बार तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है, क्या गोलीय दर्पण परावर्तन के नियम का पालन करते हैं? तो इसमें हम कंफ्यूजन क्यों होते हैं उसको भी आप समझ लीजिए कि जैसे ये दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है और ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, और जैसे मान लो इधर से कोई प्रकाश की किरण आ रही है और इधर से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो जैसे कि मान लो वो इधर से चली गई, तो अब हम देखते हैं कि इसने कहाँ पालन किया। भाई पालन कर रही है परावर्तन के नियम का। ये तो हो गया अभिलंब और ये कोण आई हो गया और ये कोण आर हो गया। और भी सभी केस में, जैसे हम अभी दूसरा केस हम देखें कि यदि कोई समांतर आती है, जैसे ये हमने ले लिया उत्तल दर्पण के लिए ही हमने देख लिया, जैसे ये प्रकाश की किरण समांतर आ रही है और टकराने के बाद में क्या चली जाती है? इधर से वो चली जाती है। तो ये हो गया इसका सी और ये हो गया इसका एफ। तो ये क्या करती है? इधर से ऐसे आकर बिल्कुल, तो ये सी से बिल्कुल इसका सेंटर ले लिया करो। तो ये इसका सेंटर हो गया। तो आपतित किरण ये ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है, तो आपतित किरण और इसके बीच का जो कोण है अभिलंब के, उसको तो आई कहते हैं और इसको हम आर कहते हैं। तो ऐसा लगभग सभी में होता है। तो और जैसे मान लो हम और दूसरा केस भी देखें, तो जैसे कि जिस डायरेक्शन में आ रही है, तो ऐसे हम अवतल के लिए भी देखें तो आप वहां पर भी बिल्कुल देख सकते हो। जैसे कि मान लेते हैं ये अवतल दर्पण हमने ले लिया, तो इधर भी जैसे मान लेते हैं ये कोई मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर आ रही है,
और ये समांतर आ रही है और मुख्य फोकस हमको पता है कि जो समांतर आती है वो मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। तो यहाँ पर इसका सी है, तो ये सी क्या करता है, बिल्कुल ऐसे सेंटर में ऐसे लाइन ले लीजिए। तो ये कौन सा कोण हो गया, ये किरण ऐसे आई थी और ये किरण ऐसे चली गई, तो ये वाला कोण कौन सा हो गया, आई, और ये वाला कोण कौन सा हो गया, आर। तो यहाँ पर देखिए पालन कर रही है ना, तो हर जगह पर ऐसा ही होता है। अभी हमने पीछे जो नियम पढ़े वहां पर भी आप देखोगे तो क्या होता है कि वहां पर भी आपको यही मिलेगा कि ये परावर्तन के नियम का पालन करती है हर जगह पर। जैसे कि यदि हम यही केस और यदि हम दूसरा केस देखें कि जो मुख्य फोकस से होकर आती है, यदि हम उसमें भी देखें, उत्तल के लिए देख लेते हैं चलो, कि ये मुख्य ऐसे उत्तल दर्पण है और ये मुख्य फोकस, ये इसका फोकस हो गया और इसका सेंटर हो गया। इसमें क्या करिए, ऐसे कोई प्रकार की मुख्य फोकस से ऐसे आती है। अब हमको पता है कि इसमें तो फोकस तो इधर है तो उधर में तो जा नहीं सकती, तो ये मतलब सिर्फ प्रतीति होती है। और टकराने के बाद में क्या होती है, नियम क्या कहता है, जो भी हमने नियम पढ़ा कि टकराने के बाद में वो ऐसे वापस ऐसे बिल्कुल समांतर होती वापस चली जाती है। और ये इसका सी से बिल्कुल ऐसे लाइन खींच दीजिए आप, तो ये कौन सा कोण हो गया, ये आई हो गया और ये कौन सा हो गया, आर हो गया। तो यानी ये क्या करती है, पालन करती है। मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। और तो इसका मतलब क्या हो गया कि गोलीय दर्पण परावर्तन के नियम का पालन करता है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि गोलीय दर्पण में दोनों ही आ गए, यानी उत्तल और अवतल गोलीय दर्पण परावर्तन के नियम का पालन करता है, परावर्तन के नियमों का पालन करता है, का पालन करता है, पालन करता है। गोलीय दर्पण परावर्तन के जितने भी नियम हैं उन सभी नियमों का पालन करता है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूजन कर देता है, तो आप इसको लिख लीजिए। तो फ्रेंड अब हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह से जो गोलीय दर्पण है उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है, बड़ा बनता है, उसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए अब मैं आपको ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा जिससे कि आपको बहुत ही इजी तरीके से आपको याद हो जाएगा। ऐसे तो क्या होता है कि ये याद नहीं होता है, तो हम नंबरिंग करके हम उनको याद करने की कोशिश करते हैं। तो आप एक बार देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। आगे से आपसे ऐसा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं अवतल दर्पण में किस तरह से प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए जैसे कि हम एक अवतल दर्पण बना लेते हैं, तो ये हमने अवतल दर्पण बना दिया, ये अवतल दर्पण हमने बना दिया। और ये इसकी बाहर वाली जो सतह है, यानी जो जिसके ऊपर हमने क्या की है, जिसके ऊपर हमने पॉलिश की है, ये वो वाली सतह है जिसके ऊपर हमने पॉलिश की है। और ये वो वाली सतह है और ये वो वाली सतह है जो परावर्तक पृष्ठ का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, परावर्तक का काम कर रही है। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम केस मान के चलते हैं। सबसे पहले ये क्या हो गया, इसका एफ, जो इसका जिसको हम मुख्य फोकस के नाम से जानते हैं, ये क्या हो गया, इसका जो सी है, यानी जिसको हम वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इसमें टोटल कितने केस हैं, अवतल दर्पण में टोटल 6 केस हैं। हम पूरे 6 केस को देखते हैं कि किस तरीके से क्या होता है। सबसे पहला वाला जो केस है वो यहाँ पर, सबसे पहला वाला केस वो यहाँ पर है, यानी सबसे पहले हमने कहाँ पर रखा, अनंत पर। यानी ये कौन सा पॉइंट है, अनंत पर रखते हैं सबसे पहले हम वस्तु को। दूसरा जो हम वस्तु को रखते हैं वो हम अनंत और जो सी है यानी वक्रता केंद्र उसके बीच में हम रखते हैं। तीसरे केस में हम यहाँ पर जो वक्रता केंद्र है वस्तु को हम वहां पर रखते हैं। चौथे केस में जो वक्रता केंद्र है और जो फोकस है, मुख्य फोकस है, वो उनके बीच में हम रखते हैं। और पांचवें केस में हम यहाँ पर हम रखते हैं। और छठे केस में ये ध्रुव है, ये क्या है जो हमने पढ़ा था, ध्रुव, ये ध्रुव और जो मुख्य फोकस है उसके बीच में हम वस्तु को रखते हैं। तो ये हमने केस नंबर 6 हमने डाल दिया। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि क्या होता है कि अब हम इनका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनता है और कैसे बनता है उसको हम देखते हैं। और उससे पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको समझ में सही आए। अब देखिए, जब आप सबसे पहले अनंत पे रखते हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, जो 1 नंबर है वो बनता है यहाँ पर 5 नंबर वाले। तो यहाँ पर क्या बनता है, उसका प्रतिबिंब बनता है। जब आप 1 नंबर पे रखते हो तो 5 नंबर के यहाँ पर बनता है। इसका मतलब जब आपने अनंत पे रखा तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना, मुख्य फोकस पे, मुख्य फोकस पे प्रतिबिंब बनता है। और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वो बनता है वास्तविक और उल्टा। सबसे पहले जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक और उल्टा, प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है। और ये जो है बहुत ही छोटा होता है, यानी बिंदु के समान। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा होता है और बिंदु के समान होता है। अब देखिए आप इसके बाद में जैसे जैसे आप वस्तु को पास में लेकर आओगे तो क्या होता है कि इसमें जो प्रतिबिंब की साइज है वो बढ़ती चली जाएगी। और जो 5 केस हैं उसमें तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा ही रहने वाला है। यानी इसका क्या मतलब है कि जब तक आप वस्तु को यहाँ से एक पे ले यहाँ रखते हो, यहाँ रखते हो, यहाँ रखते हो, तो उन सभी में तो वास्तविक और उल्टा ही रहने वाला है, वास्तविक और उल्टा ही रहेगा। सिर्फ जो 6 नंबर वाला केस है इसमें क्या रहता है, इसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है। और सीधा के साथ में क्या होता है, जब सीधा बनता है तो उसमें आभासी बनता है।
जब सीधा होता है तो आभासी होता है, जब वास्तविक होता है तो उल्टा होता है। तो सिर्फ 6 नंबर वाले केस में ही सीधा और आभासी बनता है, बाकी अवतल दर्पण में पूरे 5 केस में वास्तविक और उल्टा बनता है। और पहले केस में तो क्या होता है, प्रतिबिंब बिल्कुल बिंदु के समान होता है, उसके बाद में जैसे जैसे आप वस्तु को पास में लेकर आते हैं उसकी जो आकृति है वो बढ़ती चली जाती है। दूसरे केस में आपने यहाँ पर रखा तो अब इमेज कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर बनेगी, ऐसे थोड़ा सा नीचे की तरफ बनती है, क्योंकि आपने उल्टा क्यों बोला कि वो नीचे की तरफ बन रही है, तो ऐसे नीचे की तरफ बन रही है। तो अब क्या हो जाएगा, उससे थोड़ा बड़ा। और उसके बाद में अब आपने कहाँ पर रखा, तीसरे नंबर पे रखा। तो आप देखिए पहले नंबर पे यहाँ हो गया, दूसरे नंबर पे यहाँ, जब आपने यहाँ पर रखा तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर। देखिए दोनों क्या है नंबर, दोनों नंबर आपस में बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो प्रतिबिंब है वो भी कैसा बनने वाला है, वो प्रतिबिंब भी बराबर बनने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप 2f भी कह सकते हैं। ये C है और बाकी आप इसको 2f भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम वस्तु को 2f या C पे रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनता है, हमारा प्रतिबिंब भी 2f या C पे बनता है। तो 3 नंबर वाली पोजीशन पे रखा और 3 नंबर वाला ही प्रतिबिंब बना है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, बराबर हो गया। ये आपको याद रखने का तरीका हो गया जिससे कि आप याद रख सके। चौथे नंबर वाले, अब आपने चौथे नंबर पे रखा तो अब प्रतिबिंब कहाँ पर हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर जो प्रतिबिंब इतना बड़ा बना था ऐसे नीचे की तरफ बन रहा है, जब ऊपर की तरफ बनता है तो सीधा बोलते हैं और नीचे की तरफ बनता है मुख्य अक्ष से तो उसको उल्टा बोलते हैं। तो ये नीचे की तरफ बन रहा है तो ये उल्टा हो गया, वास्तविक और उल्टा। और यहाँ पर देखिए तो ये चौथे नंबर वाले केस में ऐसे इतना बड़ा और ये क्या बनता है, उल्टा। और यहाँ पर तो बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा। तो यहाँ तक तो बराबर, तो यहाँ पर बड़ा हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, बड़ा। और अब लास्ट वाला जो 5वें नंबर वाला केस है, चौथे नंबर वाला केस हमने देख लिया, चौथे नंबर से यहाँ पर बना। 5वें नंबर वाले केस में क्या होता है, जब आपने यहाँ पर रखा, फोकस पे रखा, तो प्रतिबिंब क्या होता है, बिल्कुल ऐसे अनंत पे बनता है, यानी बहुत ही दूरी पे जाकर ऐसे प्रतिबिंब बनता है अनंत पे, और यहाँ पर बनता है। और अब आपको ध्यान में क्या रखना है, अनंत पे ये प्रतिबिंब बनता है और बहुत ही बड़ा बनता है। तो फ्रेंड देखिए हमने 1 से 5 तक के जो केस हैं वो तो हमने देख लिए। तो 1 से 5 तक के जो केस हैं उनमें तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा और छोटे से बड़ा होता चला जाता है। कैसा बनता है, छोटे से बड़ा बनता चला जाता है। जैसे जैसे हम प्रतिबिंब के पास में आते हैं तो प्रतिबिंब बड़ा होता चला जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो 6 नंबर वाला केस है, ये क्या है, ये फोकस है और ये क्या है, ध्रुव। फोकस और ध्रुव के बीच में जब हम रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना, प्रतिबिंब बना यहाँ पर। प्रतिबिंब यहाँ पर बना मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ। जब मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ बनता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा और आभासी। सीधा बनता है और आभासी होता है। जो सीधा होता है वो आभासी होता है और जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है। तो 5 केस में तो क्या होता है, 5 केस में तो वास्तविक और उल्टा होता है और 6 नंबर वाले केस में सीधा और आभासी होता है। और जो इस वाले केस में प्रतिबिंब कहाँ पर बना, ऐसे पर्दे के पीछे यानी दर्पण के पीछे। कहाँ पर बना, दर्पण के पीछे। यदि आप इसको लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि प्रतिबिंब कहाँ पर बना, ये वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की तरफ बना। और जो दर्पण के पीछे की तरफ बनता है उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, यानी इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और आपको इसके बारे में एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि जो अवतल दर्पण है, जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, जो अवतल दर्पण है वो उत्तल लेंस की तरह काम करता है। यानी जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की जैसी टेबल बनती है उत्तल लेंस की टेबल भी सेम टू सेम वैसी ही रहती है। यानी आप बिल्कुल पूरी तो आप सही एक्यूरेट कॉपी तो नहीं कर सकते लेकिन लगभग वही होती है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। और जो उत्तल दर्पण है, जो उत्तल दर्पण है वो किसकी तरह होता है, उत्तल दर्पण अवतल लेंस की तरह होता है। यानी दर्पण की जैसी टेबल होगी वैसी टेबल कैसी किसकी होती है, अवतल लेंस की टेबल जो होती है बिल्कुल वैसी होती है। ये आपको ध्यान रखना है। दर्पण के पीछे जो बनता है उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब हमने इनमें देखा कि 1 से 5 केस जो है, 5 केस में क्या बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। और 6 नंबर वाला केस उसमें क्या बनता है, उसमें सीधा और आभासी बनता है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसमें जो तीसरे नंबर वाला केस है और जो 6 नंबर वाला केस है, ये वाला केस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरे केस में तो बराबर बनता है और चौथे केस में बड़ा बनता है। और ये तो है जब आप ओवर पे रखते हो तो प्रतिबिंब यहीं पे बनता है, जब आप यहाँ पर रखते हो तो प्रतिबिंब दर्पण की पीछे तरफ बनता है, आभासी बनता है। ये ध्यान रखना, आप इसको लिख लीजिए। फिर हम जो उत्तल दर्पण है उसको हम देखते हैं। और उत्तल दर्पण में तो 2 ही केस है। तो फ्रेंड्स अब हम देखने जा रहे हैं कि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं। तुम्हारा टॉपिक का नाम क्या है, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। तो क्या टॉपिक हो गया, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण से बनने
वाले प्रतिबिंब, वाले प्रतिबिंब। अब हमारा ये टॉपिक है, इसमें टोटल कितने केस हैं? इसमें टोटल 2 केस हैं। जैसे कि अवतल दर्पण में टोटल 6 केस थे, इसमें 2 केस हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम उत्तल दर्पण का चित्र बनाते हैं। तो ये हमने किसका चित्र बना लिया? ये हमने उत्तल दर्पण का हमने चित्र बना लिया, और ये इसका क्या हो गया? मुख्य, यानी इसके ऊपर हमने पॉलिश कर दी, और ये इसकी परावर्तक सतह है, ये इसका एफ हो गया, और ये इसका सी हो गया, यानी वक्रता केंद्र, और ये यहाँ पर ये हो गया फोकस, मुख्य फोकस। अब देखिए, यहाँ से पहला जो केस है वो हम वस्तु को किधर रखते हैं? क्योंकि वस्तु को तो हम इधर रख पाएंगे, वस्तु को हमने रखा अनंत। ये वस्तु को अनंत पे रखा, तो सबसे पहले जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा? जब हमने 1 नंबर इसको दिया, तो इसको आप दे दीजिए कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी 1 नंबर आप यहाँ पर दे दीजिएगा। क्योंकि 1 नंबर पे जब आप रखोगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? 1 नंबर पे प्रतिबिंब बनेगा, और ये मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ बनता है, और जो मुख्य अक्ष की तरफ बनता है वो सीधा बनता है, सीधा बनता है, और सीधा बनता है। और प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा, आभासी होता है और छोटा होता है। सीधा, आभासी और छोटा होता है। यानी जब हम अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? एफ पे बनता है, यानी फोकस पे बनता है। सीधा बनता है, आभासी बनता है और छोटा बनता है, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ बनता है और पर्दे के पीछे बनता है। क्योंकि ये तो दर्पण, ये दर्पण हो गया, तो इस दर्पण के पीछे की तरफ बन रहा है, तो जो दर्पण के पीछे की तरफ बनता है वो आभासी होता है, और जो आभासी होता है उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो क्या हो जाएगा? पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब इसका जो दूसरा केस है वो देखिए, पहले तो हमने रखा था अनंत पर, अब हम क्या कर रहे हैं? उसको अनंत पे नहीं रख रहे हैं, अब हम यहाँ पर कोई फिक्स कोई दूरी है, यानी इसका मतलब हम कह सकते हैं कि निश्चित दूरी है, निश्चित दूरी, निश्चित दूरी पे हम रखते हैं। तो ये दूसरा केस है, जब हम कोई निश्चित दूरी पे रखते हैं तो वो दूसरा केस बन जाता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में तो यही रहता है कि सर वहां पर तो 6 केस थे, यहाँ पर 2 ही केस क्यों है? तो इसका रीजन ये है कि देखिए, इधर क्या है, इधर उसमें जो अवतल दर्पण था उसमें इधर ही फोकस था और इधर ही वक्रता केंद्र था। तो कभी आप वक्रता केंद्र से पहले, कभी आप वक्रता केंद्र के बाद में, कभी आप फोकस से पहले, कभी आप फोकस के बाद में, वहां पर आप रख के आप स्थिति को नाम दे सकते थे। यहाँ पर कोई स्थिति का नाम हम नहीं दे सकते ना भाई, यहाँ पर हो गया वो भी कोई निश्चित दूरी हो गई, यहाँ पर है, यहाँ पर आप बनाते, यहाँ पर आप रखते हो तो वो भी कोई निश्चित दूरी हुई, यहाँ पर है तो वो भी कोई निश्चित दूरी हो गई। तो इसके लिए इसमें 2 ही केस बनते हैं। तो अब इसमें जो दूसरा केस है, जब इसमें प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? थोड़ा इधर आगे बन जाता है, यानी वो थोड़ा पहले वाले केस में तो यहाँ बना था, दूसरे वाले केस में प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाता है, इसको दूसरा प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। और दूसरा जो प्रतिबिंब बनता है वो भी कैसा बनता है? वो भी बनता है सीधा, वो आभासी होता है और छोटा। इसमें प्रतिबिंब क्या बनता है? छोटा बनता है। और इसमें जो प्रतिबिंब होता है वो आप थोड़ा बहुत छोटा कर दीजिए, इसको क्या हो जाएगा? बहुत, ये वाला तो हो जाएगा बहुत छोटा, और ये क्या हो जाएगा? छोटा। क्योंकि जब आप इसको, यदि आपने छोटा कह दिया तो फिर इसको फिर हम क्या कहेंगे? तो इसलिए सही ये रहेगा कि इसको तो आप कह दीजिए बहुत छोटा, और इसको कह दीजिए छोटा, क्योंकि जब हम इसको पास में लेकर आते हैं तो प्रतिबिंब शायद क्या हो जाएगी? यहाँ पर बड़ी होती जाएगी, तो यहाँ पर तो हो जाएगा बहुत छोटा, यहाँ पर छोटा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, सीधा बनता है, आभासी बनता है, और इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब आप एक बार इसको लिख लीजिए, फिर हम इसके जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के जो उपयोग हैं उनको भी हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर इनको उपयोग में लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आप उपयोग देखिए कि जो दर्पण है, गोलीय दर्पण है, उनके क्या क्या उपयोग हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के क्या उपयोग हैं? तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग है, पहला जो उपयोग है वो क्या है? इसका उपयोग लिया जाता है वाहनों के साइड वाले दर्पण। जो साइड वाला जो दर्पण होता है, साइड वाला दर्पण, वो कौन सा होता है? वो यही होता है, उत्तल दर्पण होता है। वाहनों के जो साइड में जो लगा होता है वो यही होता है। और इसको क्यों काम में लिया जाता है? इसको इसलिए काम में लिया जाता है कि एक तो ये जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनाता है, और दूसरा ये प्रतिबिंब कैसा बनाता है? आभासी बनाता है। क्योंकि हमारे को सीधा चाहिए और हमारे को आभासी चाहिए, और दूसरा ये बहुत दूरी तक के जो प्रतिबिंब हैं उनको भी बना देता है, यानी बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है, क्षेत्र को कवर करता है, कवर करता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब गाड़ियों में जो लगे होते हैं वो क्या होते हैं? यानी बहुत दूरी तक का जो प्रतिबिंब है उसको बना देते हैं। तो इसलिए इनको काम में लिया जाता है, सीधा भी, क्योंकि जब हमको सीधा दिखेगा तभी मतलब कुछ पता हमारे को चल पाएगा। आप ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है वो रह गया था कि उत्तल दर्पण है वो क्या करता है? किरणों को फैलाता है। उत्तल दर्पण किरणों को फैलाता है, यानी अपसारित करता है, फैलाता है
फैलाता है, और आप ये भी कह सकते हो कि अपसारित करता है। अपसारित, क्योंकि फैलाने को क्या कहते हैं, अपसारित करना कहते हैं। तो ये इसके उत्तल दर्पण के उपयोग हो गए। अब हम देखते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। तो अब आप अवतल दर्पण के जो उपयोग हैं वो देखिए। अवतल दर्पण, और मैं कलर दूसरा ले लेता हूं जिससे कि आप सही ढंग से आप समझ सको। तो अब देखिए, इसका जो पहला जो उपयोग है वो कहाँ पर लिया जाता है, टॉर्च लाइट में। टॉर्च जो लाइट होती है उसमें लिया जाता है। जो डॉक्टर वगैरह हैं वो भी इसको यूज में लेते हैं। यानी डॉक्टर कौन से, डॉक्टर दांतों वाले जो डॉक्टर हैं वो भी इसको यूज में लेते हैं। डॉक्टर इसको यूज में लेते हैं, ये दांतों को थोड़ा बड़ा देखने के लिए वो इसको यूज में लेते हैं। कोई भी जैसे कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए भी यूज में लेते हैं। और जो जो सोलर वाले हैं, ये दूसरा हो गया। और ये तीसरा पॉइंट हो गया, जो सोलर जो पैनल लगे होते हैं, सोलर ऊर्जा में या सोलर सोलर जो पैनल लगे होते हैं उनके अंदर भी यही काम में लिया जाता है। उन्हीं आप ये कह सकते हो कि सोलर जो भट्टियां होती है, सोलर जो भट्टी होती है उसमें भी इसको काम में लिया जाता है। और अब आपकी इसका उपयोग क्यों लेते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, किरणों को केंद्रित करता है। ये क्या करता है, किरणों को केंद्रित करता है। किरणों को केंद्रित करता है। किरणों को केंद्रित करता है। और किरणों को केंद्रित करने की वजह से हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये क्या करता है, अभिसारित करता है। बात एक ही है, चाहे आप केंद्रित करना कहिए, चाहे आप ये कहिए अभिसारित करता है। अभिसारित कहिए, बात एक ही है, केंद्रित करता है या अभिसारित करता है। तो ये आप थोड़ा ध्यान